हीर के दिमाग में क्या चल रहा था यह मिहिर भी नहीं समझ पा रहा था। उसने प्यार से उसके चेहरे को थामते हुए कहा, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? पेन किलर दूँ तुम्हें? उससे आराम आ जाएगा। हीर ने एक नज़र उसे देखा, फिर वह धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ, बस मुझे बुरा लग रहा है। और किस बात का बुरा लग रहा है तुम्हें? मिहिर ने उससे सवाल किया। वह जानना चाहता था उसके दिल में चल तो चल क्या रहा है। हीर ने उसे देखा और बोली, आप शादी के टाइम खुश नहीं थे ना? मेरी गलती कि मैंने बताया नहीं था आपसे, तो किसी ने पूछा ना तक जरूरी नहीं समझा, शायद इसलिए। इससे पहले वह आगे कुछ बोलती कि मुहीर बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं खुश नहीं था? हीर ने उसे देखा और फिर जल्दी से ही बोली, क्योंकि साफ साफ दिखता था कि आप चिढ़ते थे मुझसे। मेरा आपके आसपास रहना और आपको देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हीर ने झल्ला कर कहा, तुम दिमाग से पैदल हो क्या? हीर उसे अजीब तरह से ही देखने लगी तो हीर आगे बोलता है, अवयूश सी बात ये तो, तुम किसी को भी इस तरह देखोगी तो सामने वाला अनकंफर्टेबल फील तो करेगा ही, जो मुझे होता था। लेकिन तुम्हें उससे क्या ही फर्क पड़ना था? तुम तो बस मुझे घूरते ही रहती थी। हीर ने मुंह बनाया और बोली, मैं आपको नहीं बोलती थी, बस मेरा मन होता था आपको देखने का तो मैं देखती रहती थी। आपको तो पता भी नहीं है कि मैं तो शुरू से ही आपको पसंद करती हूँ ना। और पसंद को प्यार बनते हुए कितना ही टाइम लगता है। और मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही, मैं पूरी जिंदगी आपको इसी तरह देखते हुए निकाल सकती हूँ। हीर अपने फ्लो में सब कुछ भूल गई। मीर एक पल को हैरान रह गया, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर एक मुस्कान उतर आ गई। यही तो वह चाहता था कि हीर उससे कॉन्फ्रेंस करे, और जाने ही अनजाने में हीर ने उसके दिल की मुराद पूरी कर दी थी। मिहिर बस मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसने उसे एकटक देखते हुए कहा, तो तुम कह रही हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो? हीर अभी भी कुछ और सोच नहीं पा रही थी। उसने जल्दी से उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, और नहीं तो क्या? आपको समझ नहीं आता? फिर मुझे दिमाग से पैदल बोल रहे हो। दिमाग तो आपका घुटनों में है। उसने इतना ही कहा कि मिहिर ने उसे पकड़कर अपने नज़दीक खींचा और उसके चेहरे को पकड़ उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। हीर उसकी उस अचानक से की गई हरकत से एकदम से हैरान रह गई। उसे तो आइडिया भी नहीं था कि हुआ तो हुआ क्या है। जबकि मिहिर आंखें बंद किए उसे किस किए ही जा रहा था। थोड़ी देर बाद वह उससे अलग हुआ तो उसकी नज़र हीर के चेहरे पर गई, जो अब भी हैरानी भरे भाव के साथ उसे ही देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, जबकि उसे ऐसे देख मिहिर के होठों पर मुस्कान आ गई। इधर निष्ठा कॉलेज पहुंची, लेकिन कॉलेज में एक नया ही ड्रामा चल रहा था। स्वयं कॉलेज में आया हुआ था। वजह थी निष्ठा की वह फोटो। उसे बस इंतजार था तो बस निष्ठा का। आज निष्ठा लेट आई थी। उसने अपनी पहली क्लास भी मिस कर दी थी। वजह थी कि वह अध्याय के ऑफिस में चली गई थी। आते हुए उसे रिवांश दिखा। रिवांश ने उसे देखा तो उसके पास चला गया।
निष्ठा ने उसे मुस्कुराकर हाय कहा। आज लेट कैसे? पहली क्लास मिस कर दी? निष्ठा ने मुंह बनाया और बोली, हाँ, 2 बच्चों की सुलह कराने चली गई थी। देवांश को समझ नहीं आया कि वह किस बारे में बात कर रही थी। अभी वह उससे कुछ सवाल करता कि तभी पीछे से नेहा की आवाज़ आई। ओ मैडम, कहाँ थी तुम अब तक? अब आ रही हो? एक क्लास तो निकल भी गई और तुम्हें पता भी है तुम्हारा वह आशिक मजनू कॉलेज में घूम रहा है तुम्हारे बारे में पूछते हुए। निष्ठा ने मुड़कर उसे देखा और फिर कन्फ्यूजन से बोली, तुम किसके बारे में बातें कर रही हो? नेहा ने मुंह बनाया और तिरछी आंखों से उसे घूर कर देखते हुए बोली, वही जिसे तुम अपना सो कॉल्ड फ्रेंड बता रही हो। निष्ठा हैरानी से उसे देखने लगी। तभी स्वयं की आवाज़ आई, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इसका दोस्त भी हूँ। निष्ठा एकदम से अकड़ सी गई और स्वयं की आवाज़ में गुस्सा था, नाराज़गी थी, लेकिन एक अजीब सी तड़प भी थी। निष्ठा ने पलटकर उसे देखा। स्वयं उसके पास आया और उसकी कलाई थाम उसे अपने साथ ले जाने लगा। निष्ठा ने खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? क्यों तमाशा बना रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। दोस्त कहाँ है ना? तो दोस्त पर इतना हक तो बनता है ना? और तुम खुद भी जानती हो तुम्हें मुझसे कोई भी खतरा नहीं है, तो मुझसे डरती क्यों हो? यह मुझे भी नहीं पता, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर छोड़ दूंगी, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। स्वयं ने उसे घूरते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर निष्ठा तो हैरान रह गई, लेकिन उसकी बातों ने उसे शांत जरूर कर दिया था। स्वयं उसे लेकर कॉलेज से बाहर निकल गया। पीछे नेहा और रिवांश हैरानी से खड़े उसे ही देखते रह गए। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ बोले, यह चल क्या रहा है आखिर? तभी उन दोनों को याद आया कि वह दोनों तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और इसी के साथ दोनों ने एक दूसरे को घूर कर देखा। नेहा ने उसे घूरते हुए कहा, तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो? रिवांश ने भी यही बात दोहराई। दोनों ने एक बार फिर से एक साथ एक ही बात कही तो फिर से एक दूसरे को घूरने लग गए। इधर स्वयं ने निष्ठा को लाकर गाड़ी में बैठाया। निष्ठा ने अपना फ़ोन निकाला और अध्याय को एक मैसेज ड्रॉप कर दिया, जिसमें उसने साफ लिखा था कि वो स्वयं के साथ जा रही है। शाम को आकर बताती है कि आखिर चल क्या रहा है। अध्याय को वह मैसेज मिला तो वह थोड़ा सा परेशान जरूर हुआ, लेकिन उसे निष्ठा पर भरोसा था, इसलिए उसने सिर्फ ओके कहा और उसे अपना ध्यान रखने का कहकर फिर से अपने काम में लग गया। स्वयं निष्ठा को लेकर एक शांत सी जगह पर चला आया था। यहाँ एक पार्क था। दोनों ही जाकर एक बेंच पर बैठे। स्वयं बेहद शांत नजर आ रहा था। हालांकि निष्ठा भी जानती थी कि वह गुस्से और जिद में कितना पक्का है और इस बात से वह घबरा भी रही थी। उसे वैसे भी स्वयं से डर लगता था और इस वक्त वो उसी के साथ बैठी भी थी। यह बात उसे और ज़्यादा डरा रही थी कि ना जाने किस वक्त उसके दिमाग में क्या आ जाए और वह क्या कर जाए। उसके लिए तो स्वयं किसी सन की आदमी से कम नहीं था, जो उसके पीछे पीछे तक यहाँ तक चला आया था।
स्वयं ने सामने देखते हुए कहा, शांत मगर गहरी आवाज में कहा, कौन था वह आदमी? निष्ठा ने हड़बड़ाते हुए लड़खड़ाती आवाज में कहा, स्वयं, तुम मेरी बात तो सुनो। तुम हमेशा से। स्वयं ने उसकी बात काटी और बोला, मेरी बात का जवाब दो। कौन था वो? और आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? 4 साल निष्ठा, 4 साल से तुम्हारे साथ हूँ। तुमने आज तक तो कभी मुझे खुद को टच भी नहीं करने दिया। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुम्हारे डिसीजन की। मैंने कभी तुम्हारे साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाकर तुम्हें कभी टच भी नहीं किया। लेकिन उस आदमी की बाहों में तुम इतना सुकून से कैसे थी? उसे क्यों नहीं रोका कि वह तुम्हें टच ना करे? उसकी बातों की तड़प को निष्ठा अच्छे से महसूस कर पा रही थी। लेकिन यहाँ निष्ठा भी गलत नहीं थी और देखा जाए तो स्वयं को भी गलत नहीं कहा जा सकता था। आखिर हम जिनसे प्यार करते हैं उसे किसी और के साथ देखना किसी के भी बर्दाश्त से बाहर होगा। और स्वयं तो निष्ठा के पीछे दीवाना था। एक झलक देखने के बाद ही उसने जो पागलपन किया था वही उसके दीवानगी का सबसे बड़ा सबूत था। निष्ठा ने गहरी सांस भरी और बोली, वह मेरे पति हैं। उसने इस बार साफ साफ तौर से कह दिया था। उससे कुछ भी नहीं छुपाया और ना ही उसकी उम्मीदों को और बढ़ावा दिया। हालांकि निष्ठा ने कभी भी उसकी उम्मीदों को बढ़ावा ही नहीं दिया था, लेकिन स्वयं खुद ही अपनी उम्मीदों को बढ़ाता चला गया। स्वयं ने जब यह सुना तो हैरान रह गया। उसने हैरानी से उसे देखा तो निष्ठा बोली, सच कह रही हूँ, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। मेरी शादी हो चुकी है और वह मेरे पति हैं। पर कब और कैसे? स्वयं ने शांत सी आवाज में कहा। वह भरपूर कोशिश कर रहा था अपने दिल में उठने वाले उस दर्द को छुपाने की। निष्ठा ने उसे देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए बड़े ही आराम से बोली, स्वयं, मैं झूठ नहीं कहूँगी, सब कुछ सच सच बताती हूँ। मैं मानती हूँ कि तुम मुझे चाहते हो। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ तुम्हारी इस फीलिंग की, लेकिन मुझे डर लगता है तुमसे। पहले दिन से ही डरती हूँ तुमसे। जब तुमने धमकी दी कि तुम सुसाइड कर लोगे मगर मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आई तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। कोई नहीं था मेरे पास जिसे मैं अपने मन का डर बता सकूं। मेरे पास हाँ बोलने के लिए और दूसरा कोई ऑप्शंस भी नहीं था, क्योंकि किसी की मौत का जिम्मेदार तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती थी। इसलिए हाँ कहा भी मैंने। 4 सालों तक तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा, लेकिन मेरा डर कम नहीं हुआ। और एक साथ दो फीलिंग कभी काम नहीं करती हैं स्वयं। अगर मेरे दिल में डर न होता तो शायद तुमसे प्यार हो जाता मुझे, लेकिन मेरे दिल में पहले से तुम्हारे लिए बहुत डर था और इसीलिए कभी प्यार पनप ही नहीं पाया। स्वयं शांत सा बैठा उसकी सारी की सारी बातों को सुन रहा था। अगर कोई और उसकी जगह होता तो शायद ना जाने वो निष्ठा के साथ कैसा ही सलूक करता। लेकिन वह दूसरों के लिए कितना ही बुरा सही, निष्ठा के लिए वह कभी बुरा नहीं बना। निष्ठा के मन में उसके लिए डर था और वो डर स्वयं ने पागलपन की वजह से था। लेकिन स्वयं ने हमेशा उसकी केयर की। निष्ठा ने उसे अपनी शादी के बारे में सब कुछ बताया।
स्वयं ने फिर से कहा, प्यार करती हो उससे? बहुत। निष्ठा ने एक ही शब्द में उसे जवाब दिया। स्वयं की आंखों में अजीब ही तरह के भाव उतर आए। उसने फिर से खुद को मजबूत किया और बोला, वही क्यों? निष्ठा ने उसका हाथ छोड़ दिया और फिर सामने देखते हुए वह धीरे से बोली, उस इंसान ने मुझे जीने की एक दूसरी वजह दी है। इससे पहले मैं सिर्फ जिंदगी काट रही थी, जीना तो अब सीखा है। इन 7 से 8 महीनों में जब से मेरी उनसे शादी हुई है, मैंने इस रिश्ते में बहुत कुछ देखा है। प्यार, अपनापन, केयर, रिस्पेक्ट, उतार चढ़ाव, सब कुछ। और सबसे ज़्यादा देखा एक आदमी का अपने पत्नी को ट्रीट करना, अपनी पत्नी को सबसे ऊपर रखना। मैंने चाह कर भी अब इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल सकती और ना ही ऐसा मैं करना चाहती हूँ। सच कहूँ तो जिस कंडीशन में यह शादी हुई थी, मुझे तो लगा ही नहीं था कि यह वर्क भी करेगी, लेकिन उस आदमी ने इसे पॉसिबल बना दिया और अब मुझे लगता है कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता। स्वयं बस उसके चेहरे को ही देख रहा था। अध्याय के बारे में बात करते हुए निष्ठा के चेहरे पर जो सुकून था वह उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। यह कुछ वैसा ही था जब वह अध्याय के सीने से लगी हुई थी। स्वयं ने एक गहरी सांस ली और उठ खड़ा हुआ। निष्ठा ने उसे देखा तो वह उसे देखते हुए बोला, समझ गया मैं, अब चलो, तुम्हें तुम्हारे घर में छोड़ देता हूँ। निष्ठा बस उसे देख रही थी। उसने उससे अध्याय के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा और ना ही यह जिद करी कि वो अध्याय को छोड़कर वह उसके पास आ जाए। निष्ठा को यह अजीब लग रहा था, लेकिन वह चुप रही। स्वयं कब और क्या करता था यह वह भी नहीं समझ पाई थी। उसने उस आदमी के साथ 4 साल गुजारे थे, लेकिन बिना किसी फीलिंग के। अगर वहाँ कोई फीलिंग थी तो वह सिर्फ और सिर्फ डर। लेकिन आज निष्ठा ने खुद के उस डर को काबू कर सब कुछ उसे बता दिया था जो वह सोच रही थी कि अब शायद उनके रास्ते हमेशा के लिए अलग अलग हो चुके हैं और वह यही चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी में अब कोई दखलंदाजी ना करे। वह चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। स्वयं ने एक नज़र निष्ठा को देखा और फिर दूसरी तरफ से जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी निष्ठा के बताए गए एड्रेस की तरफ बढ़ा दी। थोड़ी ही देर बाद उसने राणा मैंसन के आगे गाड़ी रोकी। निष्ठा गाड़ी से बाहर निकली और उसे देखकर फिर से बोली, स्वयं, आई होप तुम कोई गलत डिसीजन नहीं लोगे। जो लिखा होता है वही होता है। यह बोल उसने उसे घर छोड़ने के लिए थैंक यू कहा और फिर वह अंदर की तरफ बढ़ गई। अध्याय उसका घर पर इंतज़ार कर रहा था। वह जब कमरे में गई तो उसे परेशानी से चक्कर लगाते हुए देखा। वह उसे वहाँ देखकर हैरान रह गई। उसने सोचा नहीं था कि अध्याय यहाँ होगा। अध्याय ने उसे देखा तो जल्दी से जाकर उसे अपने सीने से लगा लिया। एक पल को तो निष्ठा हैरान रह गई। उसने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ है, आप परेशान लग रहे हो। अध्याय ने गहरी सांस भरी और बोला, सुकून तो अब मिला है। जब से तुमने कहा था कि तुम स्वयं के साथ गई हो, मेरा दिमाग खराब हो रखा था। कुछ कर भी तो नहीं सकता था। समझ ही नहीं आ रहा था कि करूं क्या।
सोचा अब तक तो घर आ गई होगी। आया तो पता लगा तुम आई नहीं, फोन कर भी नहीं सकता था। निष्ठा उसे अपने लिए यूं परेशान देखकर हल्के से मुस्कुरा कर बोली, मैं ठीक हूँ और आ गई ना आप, तो चिंता क्यों करते हो आप? चिंता की बात है मेरी जान। जिस आदमी से तुम मिलने गई थी वह आदमी दावा करता है कि वह तुमसे प्यार करता है, और सोच कर देखो मुझ पर क्या बीत रही होगी इस वक्त। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रकृति दावा करती है कि वह मुझसे प्यार करती है। तो बुरा लगता है ना तुम्हें? उसी कंडीशन में मैं भी हूँ। इस वक्त अध्याय ने उसके चेहरे को थामते हुए कहा। निष्ठा ने अपनी बाहें उसके गले में डाली और हल्के से मुस्कुरा कर बोली, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरी तरफ से मैं पूरी तरह क्लियर हूँ और आज मैंने उसे भी सब कुछ बता दिया है। उम्मीद करूँगी आगे वह हमारे रास्ते में ना आए। मैं अब और कोई बखेड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहती। वैसे भी दी की तरफ से अभी भी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि सब कुछ शांत हो चुका है। अध्याय ने उसे कमर से थामा और उसका माथा चूमते हुए प्यार से कहा, उसकी टेंशन मत लो, वह कुछ नहीं कर सकती। और वैसे भी मैं उसकी शक्ल तक बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। एक दोस्ती बचा कर रखी थी मैंने उस टूटे हुए रिश्ते में, लेकिन उसकी हरकतों ने वह भी तोड़ दी। निष्ठा ने एक बार फिर उसके सीने से लग गई और बोली, छोड़ो ना, मुझे यह सब बातें करनी ही नहीं है। वैसे भी हम दोनों साथ हैं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर अध्याय मुस्कुरा दिया और उसे कस के अपनी बाहों में भर लिया। इधर अश्विनी जी हैरान थे। प्रकृति ने उससे जिस हिसाब से बात की थी उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि यह दिन भी कभी देखेंगे। उन्होंने आज तक सब कुछ उसके हिसाब से किया। उसने जो कहा, जो मांगा, उसके सामने उसी पर उन्होंने हाजिर कर दिया। लेकिन वहीं प्रकृति आज उनसे इस तरह बात कर रही थी। वह बैठे बैठे यही सब सोच रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, एक की सारी ख्वाहिशें पूरी की तो भी उसको शिकायत है, और ऐसी शिकायत की वह इस तरह से मुझसे बातें कर रही है मानो मैं कुछ हूँ ही नहीं। और दूसरी ने आज तक एक लफ्ज तक नहीं कहा, जबकि सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी तो उसी के साथ हुई है। अब लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ। अश्विनी जी को अब अपने किए पर कुछ पछतावा जरूर हो रहा था, जो कि सही भी था। उन्होंने प्रकृति के लिए सब कुछ किया था, लेकिन प्रकृति ही उनसे इस तरह से बातें कर रही थी। लेकिन उनका यह पछतावा थोड़ी देर तक ही रहा। तभी प्रकृति उनके कमरे में आई। उसने अश्विनी जी को देखा और जाकर उनके पास बैठते हुए अपने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, आई एम सॉरी डैड, मैं ना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। पता नहीं क्या कुछ बोल गई अपने गुस्से में। पर डैड, वह कैसे कर सकता है? हम दोनों ने एक दूसरे से बचपन से ही बहुत प्यार किया, और अध्याय आज किसी और से प्यार करने का दावा कर रहा है। मैं यह कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ भला? डैड, कुछ तो करो ना, मैं उसके बिना कैसे रहूँगी? प्लीज आप बात करो ना उससे। एक बार फिर प्रकृति ने अपना दांव खेल दिया था और अश्विनी जी पर वह काम भी कर गया था।
उन्हें भी लगा शायद वह गुस्से में थी। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और बोले, मैं देखता हूँ क्या करता हूँ उससे बात। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। प्रकृति ने उनकी यह बात सुनी तो खुश होते उन्हें देखा और उनके सीने से लगकर चहकते हुए बोली, आप सच में बहुत अच्छे हो डैड, थैंक यू सो मच। एक आप ही हैं जो मुझे अच्छे से समझते हो। अश्विनी जी ने कुछ भी नहीं कहा, बस प्यार से उसके सर पर थपथपा दिया। इधर आयुष्मान कुछ और ही सोच कर बैठा हुआ था। उसने परी जी को कुछ भी नहीं बताया था कि वह क्या सोच रहा था और वह क्या कर रहा था, लेकिन इतना तय था कि वह कुछ तो करने वाला था, कुछ ऐसा बड़ा कि प्रकृति और अपने पापा की हरकतों को लगाम लगा सके। वह नहीं चाहता था कि निष्ठा की जिंदगी में कोई और तूफान आए। परी जी ने उसे सोच में गुम बैठे हुए देखा तो पूछ लिया, तुम आखिरकार सोच क्या रहे हो। आयुष्मान ने उन्हें देखा और बोला, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि आखिर चल क्या रहा है माँ। देखा जाए तो मुझे पापा से हमेशा ही प्यार मिला। दी ने भी कभी भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, लेकिन निष्ठा के साथ ऐसा क्यों नहीं है। हम दोनों जुड़वा है ना, लेकिन फिर भी इतना अंतर हम में रखा गया, आखिर ऐसा क्यों। उसकी बात सुनकर परी जी भी कुछ हैरान रह गईं। मन में भी उनके बहुत सी बातें चलने लगी थी। उनके चेहरे के भाव अचानक ही बदल गए, जो देखकर आयुष्मान समझने की कोशिश करने लगा। कुछ तो बहुत बड़ा था जो उनमें से किसी को भी नहीं पता था। आखिर ऐसा भी क्या था जो प्रकृति को इतना से चढ़ाकर रख दिया गया था। वो जिद्दी थी, क्या ये वजह काफ़ी नहीं थी। उसकी बदतमीजी किसी से भी छुपी नहीं थी, लेकिन फिलहाल सब शांत थे। रात का वक्त जहाँ सब लोग सुकून से सो रहे थे, वहीं दो लोगों के दिल में सुलग रहे थे, और वो थे स्वयं और प्रकृति। दोनों ही एक बार में बैठकर बस पिए ही जा रहे थे। आखिर दोनों को ही अपना प्यार हासिल जो नहीं हो रहा था। प्रकृति फिर भी कुछ शांत थी, क्योंकि उसे पता था कि अश्विनी जी उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन स्वयं के साथ इससे बिल्कुल उल्टा था। उसने निष्ठा को 4 साल दिए और आज उसे पता चला कि वो शादीशुदा है। उससे तो ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। अचानक ही उसने अपने हाथ में पकड़े हुए गिलास पर अपनी पकड़ मजबूत कस दी। उसने और उसका अंजाम ये हुआ कि उसके हाथ में वो कांच के गिलास टूट कर गिर गया, और उसके हाथ में कांच लगने की वजह से हाथ से खून भी निकलने लगा था। लेकिन उसे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून नजर आ रहा था। स्वयं ने अपने जबड़े भींचते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हें मेरा होना ही होगा। मैं प्यार करता हूँ तुमसे, और मुझे तुम हर कीमत पर अपने पास चाहिए, और मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूँगा। जो मेरा है वह हर हाल में मेरा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। अगर तुम्हारा बच्चा भी होता है तो भी मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें हासिल करके ही रहूँगा। ये सब कहते हुए वो किसी सनकी से कम नहीं लग रहा था, लेकिन उसके कहे एक एक शब्द में उसका डिटर्मिनेशन
साफ साफ सुनाई दे रहा था।